जो मकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इंडियन मीडिया और कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्लेम्स हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, एक हमला किया गया बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके में, खड़कूचा का एरिया है वहाँ पे। पाकिस्तान फ़ौज के जो मुख्तलिफ रैंक्स के सिपाही हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे, बड़ी तादाद में फ़ौजी नकलो हरकत हो रही थी और ये बसेस के अंदर हो रही थी मुबैना तौर पे, और इस काफिले के ऊपर अटैक किया गया। गो के इनके साथ सिक्योरिटी मौजूद थी, वहाँ पे काफ़ी जंग जैसी सूरत हाल बन गई, दो तरफा बहुत खौफनाक फायरिंग हुई है, बाद में काफ़ी मदद भी पहुँचाई गई है, लेकिन इस लड़ाई के नतीजे में बड़े पैमाने पर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं और दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे गए हैं। अभी दोनों तरफ से जो है वो क्लेम आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। हकीकत क्या है वो तो जब सरकारी मौक़िफ़ आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो अब तक की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, न्यूज़ 18 ने, वो तो कह रहे हैं कि 45 पाकिस्तानी फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में। बड़ा हमला है ये, और वहाँ पे जो अस्पताल है उसके अंदर एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इसमें जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो नक्शा है वो इंतहाई खौफनाक है जो खींचा गया है। मुख्तलिफ न्यूज़ देने वालों ने जो बताया अब तक, जो सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो भी बड़ी खौफनाक मंजरकुशी कर रही है, लेकिन तफसीलात हमें पता चलेंगी। और दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेज भी अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और उस ऑपरेशन में या जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें अब तक मुबैना तौर पर 100 से ज़ायद दहशतगर्द मार दिए गए हैं। अच्छा, इसमें जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनमें BLA वालों से भी लड़ाई चल रही है सिक्योरिटी फोर्सेज की, और TTP के साथ भी लड़ाई चल रही है, और दीगर अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके साथ लड़ाई चल रही है। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज बताती हैं वो तो ये है, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल देखें तो ये चंद महीने बहुत क़यामत खेज गुजरे हैं। हमने मनाजिर देखे, पूरे पूरे शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा किया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। BLA के लोग आते हैं और वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर गश्त करते हैं, BLA के लोग आते हैं वो पूरे पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें रोकने में नाकाम रहती हैं। वो दंदनाते हुए आते हैं, पुलिस वालों को यरगमाल बनाकर ले जाते हैं। कई वाकयात हुए जहां पे पुलिस वाले बड़ी तादाद में शहीद भी हुए। जाफर एक्सप्रेस वाला सानिया हुआ बहुत बड़ा, उसके अलावा बार बार ऐसे सानियात होते रहे। अभी हाल ही में पुलिस के ऊपर एक अटैक होता है कोयटा के बिल्कुल करीब, और उस अटैक के नतीजे में कई घंटे लड़ाई जारी रहती है। पुलिस वाले मदद मांगते हैं, मदद नहीं मिलती, दहशतगर्द कामयाब होते हैं, पुलिस वालों को शहीद करते हैं, बाकी को उठा के साथ ले जाते हैं। अब 5 लाशें मजीद बताई जा रही हैं जो मिली हैं, पहाड़ों से उठाकर लाई गई हैं, और ये कई दिनों से लाशें वहां पहाड़ों पर मौजूद थी, और ये सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं लेकर आई, ये मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत ये लाशें नीचे लेकर आए। ये लाशें नीचे कैसे आई थी इसके बारे में अब हमारे पास मुस्तनद खबरें आना शुरू हो गई हैं, और इसके हवाले से जो लोग लाशें लेकर आए उन्होंने बताना शुरू किया है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। ये जनाब बताते हैं कि बाकायदा दहशतगर्दों के साथ बातचीत हुई थी, और मकामी लोगों ने बातचीत करने के बाद दहशतगर्दों ने उनको इजाजत दी कि आप आए और आकर अपनी लाशें उठा लें, जो पुलिस वाले हैं उनकी। और लाशें उठाने के लिए शराइत ये रखी गई थी कि नौजवान नहीं आएंगे। तो उन्होंने बताया जी कि नौजवान नहीं गए, बल्कि वो लोग गए जिनकी सफेद दाढ़ियां थी लाशें उठाने के लिए, और ये शाम का वक्त था। अब कई लोगों ने इंटरव्यू देकर चीजें काफी क्लियर कर दी हैं। अब जैनुल्लाह के साथ मौजूद शेर अली बताते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते के दोनों तरफ मुसल्लह अफराद खड़े हुए उनको दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गाड़ियां रोकी, हमारी तलाशी ली, और कहा कि मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना और ज्यादा बातचीत नहीं करनी, लाशें उठाओ और निकलो। मुसल्लह अफराद ने उन्हें कहा कि अंधेरा होने का इंतजार करें। मगरिब की नमाज के बाद तकरीबन 8 मुसल्लह नौजवान आए और उन्हें अपने साथ पैदल लेकर चल पड़े, और कई मिनट पैदल चलने के बाद वो एक तंग रास्ते पर चलने लगे, और उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ जगहों पे लाशें पड़ी हुई थी, एक जगह पे 11 और दूसरी जगह पे 10, कुल 21 लाशें। 3 दिन की शदीद गर्मी में लाशों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, कई चेहरे इस काबिल नहीं रहे थे कि उन्हें पहचाना जा सके। हमने गाड़ियों में पहले प्लास्टिक बिछाया, फिर एक एक करके लाशें रखना शुरू की। हर गाड़ी में 7 लाशें रखी गईं और उन्हें रस्सी से मजबूती के साथ बांध लिया। शेर अली बताते हैं कि ये मुसल्लह अफराद 19 से 20 साल के नौजवान थे जो पश्तो बोल रहे थे, लेकिन ये पश्तो उनके अपने इलाके की नहीं थी, ये कहीं और से आए हुए लोग थे। अब इन्हें कौन लेकर आया, किसने लाकर वहां बसाया, इसके बारे में कोई समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सवाल किया कि ये भी पश्तो, तुम भी पश्तून हो, तो तुम खुद को तालिबान और तहरीके तालिबान कहते हो, इतनी गोलियां क्यों मारी हैं? ये सवाल उन्होंने बात पूछी।
तो शेर अली ने बताया कि उनका जवाब था कि ये हमारे मुशरान का हुक्म था, जो ज्यादा बोलता था हम उसके मुंह पर गोली मारते थे, जो भागने की कोशिश करता था उसकी टांगों पर गोली मारते थे। और तालिबान ने कहा कि उन्होंने पुलिस एहलकारों को हथियार डालने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार किया, इसलिए लड़ाई हुई और सबको मार दिया गया। नाज़रीन, जी बहुत खौफनाक सूरत हाल है। मैं ये सारी रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये इस तरीके से मारा गया वहां पे, और फिर उनकी लाशों को मसख किया गया, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। अब जब ये लोग लाशें लेकर आए तो रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा ये लाशें हमारे वाले कर दो। अस्पताल में भी आ गए वो, उन्होंने कहा लाशें हमें दे दो। वजह ये थी कि अगले दिन आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने इज्तिमाई नमाज जनाजा में शिरकत करनी थी, तो लवाहिकीन बिफर गए। उन्होंने कहा जी आपको लाशें हम क्यों दे दें, आप 3 दिन तक लाशें वहां पहाड़ों में सड़ती रही, आप उठाने नहीं गए, और दावा आपने ये कर दिया कि जनाब हमने कामयाब ऑपरेशन कर दिया है, दावा आपने ये कर दिया कि हमने यरगमाली सारे रिहा करवा लिए हैं, यरगमाली तो सारे शहीद हो गए, आपने किसको रिहा करवाया था। और जो लोग दूसरी जगह से वापस आए थे उनको भी मकामी कबायली जाके जो बुजुर्ग हैं वो बातचीत करके वापस लाए थे, और उससे पहले जो पुलिस वाले वापस आए थे वो पैसा और भत्ता देकर वापस आए थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो किसी यरगमाली को रिहा नहीं करवाया इस सारे इंसिडेंट में। तो ये बहुत बड़ी सूरत बेनकाब हुई है। ये रिपोर्ट इतनी खौफनाक है कि इसको पढ़ने के बाद मैं तो हिल गया था। अब ये इस तरीके से लाशें वापस आई। मस्तूम की सूरत मैंने आपको बताई है, वो धरना देकर बैठे हुए हैं, और धरना देने वालों के कुछ मुतालबात हैं, यानी उनके मुतालबात बहुत ही जायज हैं, आईनी और कानूनी मुतालबात हैं। मुतालबात क्या है? नंबर 1 वो ये कहते हैं जुडिशल कमीशन आप एक बना दें जो इस बात की इंक्वायरी करेगी ये सारे वाकयात कैसे हुए, जिम्मेदार कौन है। कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम वो नहीं कह रहे। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी आप इख्तियारात दें लेवीज को, और उनको इख्तियारात देने के साथ हथियार भी दें। अगर आपने हमें सिक्योरिटी फोर्सेज को यहां रखना है तो आप हथियार भी हमें देना, लश्कर बनाने की बजाय अपने इदारे बनाए। उनका यह भी मुतालबा बड़ा जायज है। तीसरा वो ये कहते हैं कि ये जो 2 नंबरी है सारी यहाँ पे बंद करें, बत्ताखोरी। यहां से कोई आता है, कोई जत्था आगे मांग लेता है, कोई यहां से आता है, कोई लेके चला जाता है, कोई लश्कर बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। ये सारी चीजें बंद की जाए, इलीगल माइनिंग जितनी भी है वो सारी बंद की जाए। ये सारा पैसे का फड्डा है ना, लड़ाई तो सारी माल की है, मादनियात की है, तो ये सारे मामला अभी बंद किए जाए। उनका ये भी मुतालबा बड़ा जायज है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तौर पे आपने नाके लगाए हुए हैं, या वो जो आपने ये कस्टम्स के इख्तियारात आपने दिए हुए हैं एफसी को, ये इख्तियारात आप ना दें ना, आप चीजों को ऑर्गेनाइज करें, कानूनी तरीके के अंदर लेकर आए, जो आइन और कानून के मुताबिक कोई मुल्क चलता है उस तरीके से बलूचिस्तान को चलाया जाए। तो उनके बड़े ही जायज मुतालबात हैं। मैंने वो चारों मुतालबात पढ़े हैं, मैं हैरान हो रहा था कि इनको मानने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये मुतालबात को मानते ही नहीं, बात सुनते नहीं है। चारों मुतालबात उनके जायज हैं, और वो 8-9 दिन हो गए हैं वो वहां बैठे हुए अपनी लाशें रख के सड़कों के ऊपर। ये आसान नहीं होता। यानी आप एक लम्हे के लिए सोचे ना, किसी का प्यारा शहीद होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का शौहर होगा, यानी वो पाकिस्तान के बेटे हैं ना, तो वो कितना मुश्किल है उनके रिश्तेदारों के लिए उनकी लाशों को सड़क पे रख के बैठना। आसान थोड़ी है। लोग तो सुपुर्दे खाक करते हैं फौरी तौर पे कि अब अल्लाह ताला ने इसकी जान ले ली है, ये शहीद हो गया है तो इसको अब दफन कर देते हैं। सड़क के ऊपर अपने शहीद की लाश रख के बैठना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन रियासत उनसे बात ही नहीं करती। उनके जायज मुतालबात हैं, उनके जायज मुतालबात भी नहीं सुने जा रहे। क्यों? इंक्वायरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? इंक्वायरी करवाएं ना, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, आपको पता चल जाएगा 2 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन है जो नहीं चाहता कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि बत्ताखोरी बंद हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि जो 2 नंबरी हो रही है, जो लश्कर बनाने की कोशिश की जा रही है और फोर्सेस को कमजोर किया जा रहा है, ये सूरत हाल बंद हो? कौन है जो ये सारा कुछ नहीं चाहता? वो कौन है जो नहीं चाहता कि यहां पे इलीगल माइनिंग बंद हो जाए? यानी ये सारी चीजों में कोई तो बेनिफिशियरी है ना जो जायज मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रहा। तो ये जायज मुतालबात मान लेने चाहिए। अब तो यूरोपीय यूनियन भी बोल रहा है। देखिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है यूरोपीय यूनियन की, जो GSP प्लस के स्टेटस के हवाले से उनकी रिपोर्ट आई हुई है। ये मैंने यहाँ पे खोल के भी रखी हुई है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब ये रिपोर्ट कहती क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट है क्या। ये द यूरोपीय यूनियन स्पेशल इंसेंटिव अरेंजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस GSP प्लस assessment of the Islamic Republic of Pakistan covering the period 2023 to 2025। अब ये 2023 से 2025 तक की एक रिपोर्ट है GSP प्लस स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन की। इसमें ना मैं रिपोर्ट के बारे में चंद चीजें आपको जरा क्लियर कर देता हूं। एक तो इन्होंने पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उन पे बहुत आवाज उठाई और उनके ऊपर तशवीश का इजहार किया और बार बार मुतालबा किया कि इन चीजों को ठीक करो, लेकिन पाकिस्तान इन चीजों को ठीक नहीं कर रहा।
अकलियतों के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसमें जो है वो जो अपोजिशन है उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि लिखा गया है इमरान खान साहब के बारे में कि साबिक़ वज़ीर आज़म को और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो जेल के अंदर रखा हुआ है उन्हें फेयर ट्रायल का हक तो दिया जाए। फेयर ट्रायल का हक नहीं बन रहा, उन्हें मिल नहीं रहा। फिर लापता अफराद का मामला भी इसके अंदर उठाया गया बड़ी संजीदगी के साथ। नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन लापता अफराद का इसमें पूरा मामला उठाया गया। फिर अकलियतों के हवाले से जो उनके हकूक हैं वो वाला मामला भी उठाया गया, और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये मामला भी उठाया गया कि फौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाएं देने वाला मजाक पाकिस्तान में क्यों किया गया। तो जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है जीएसपी प्लस स्टेटस का यूरोपीय यूनियन में, यानी बहुत ज्यादा फायदा हम उठाते हैं उसका। और अगर ये फायदा पाकिस्तान उठाते रहना चाहता है तो पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बंद करनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही और इसका फायदा पाकिस्तान लगातार उठा रहा है। 2022 में सबसे बड़ा फायदा उठाया पाकिस्तान ने, फिर 23-24 में आगे नीचे जाए मामला आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ही कम होती चली गई, तो हम उतना फायदा तो नहीं उठा रहे, लेकिन फिर भी बड़ा फायदा है। ये जो माहौलियाती आलूदगी या क्लाइमेट चेंज है इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नुकात उठाए। उन्होंने बताया कि किन किन शोबों में पाकिस्तान को कितनी कितनी इमदाद दी गई और पाकिस्तान ने उसका फायदा नहीं उठाया, बल्कि पाकिस्तान ने एक्टिविटीज नहीं की इस हवाले से भी। और ह्यूमन राइट्स सबसे अहम चीज है, मीडिया के हवाले से आवाज उठाई गई, पीका के कवानीन का खास तौर पे जिक्र किया गया, जो पंजाब ने कानून पास कर दिया उसका भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से सहाफियों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से अदलिया को दबाया जा रहा है। अभी एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी जो बता रही थी पाकिस्तान की अदलिया में करप्शन बढ़ती चली जा रही है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मनसूख करो क्योंकि अदलिया तबाह बर्बाद हो गई है। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में ये मुतालबा किया कि मारंग बलोच को छोड़ा जाए, बाकी सबको छोड़ा जाए। अहमद फरहाद का नाम लेकर उन्होंने कहा जी अहमद फरहाद साहब को भी छोड़ा जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लगातार अहमद फरहाद पे दबाव डाल रही है कि जनाब आप ये स्टेटमेंट दें और घर जाएं, आप एक बयान दें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ और आप अपने घर जाएं, तो वो भाई ये बात मानते नहीं है। अब कश्मीर की सूरत हाल पे भी नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पे मैं पहले एक चीज़ एक दो और मैं शेयर कर लूं कि इसमें जो क्रेडिट जाता है एक तो वो यूरोपीय यूनियन को जाता है कि उनके लोग बार बार पाकिस्तान में आए, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और अभी भी उन्होंने हाथ बड़ा हल्का रखा है। दूसरा इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीमें और कोशिशें हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। इसके अंदर एक PWA है, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस, उन्होंने बहुत काम किया। यूरोपाक है जिसने इसमें बहुत काम किया और इसके जो लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं इन एनजीओज में वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अभी ये जुलाई के महीने तक वो काम करते रहे हैं। बल्कि एक एनजीओ है अबाबील, उनके लोग भी मिले थे जाके, उन्होंने भी काम किया। फिर जो कुछ अकलियतों के नुमाइंदगान हैं वो जाकर मिले, उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन को सूरत हाल का बताया। फिर कुछ जो पिसे हुए तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान से रिलेटेड जो लोग हैं जबरी तौर पे गुमशुदगियों का केस जो उठाते हैं, उन्होंने जाकर ये सारे मामला यूरोपीय यूनियन को बताए। तो उन्हें और बहुत कुछ भी यानी वहां आइडिया है, जिन लोगों ने मुलाकातें की जाके उन्होंने मुझे बताया। और ये सिलसिला अभी रुकना नहीं है, ये सिलसिला अभी आगे चलना है। तो पाकिस्तान को ना ये किबला दुरुस्त करना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स के मामले में। कम से कम जो आसिम मुनीर साहब के रजीम ने जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया है वो मामला ठंडा करना पड़ेगा। इस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करना पड़ेगा, उनके ऊपर जुल्म और जबर का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था सनम जावेद साहिबा की कोई पता नहीं AI से बनी हुई है या ठीक तस्वीर है, उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया जेल से, उनकी हालत बहुत खराब बताई जा रही है। और ये बहुत सारे लोगों की हालत अब खराब कर दी गई है, पता नहीं खुराक के अंदर कुछ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी करके उन लोगों को जो टूट नहीं रहे, जो हार नहीं मान रहे, उनको अब फिजिकली कमजोर किया जा रहा है, उनको बीमार किया जा रहा है। तो वो उनके घर वाले बहुत तशवीश में थे, बहुत परेशान थे। मेरी एक जर्नलिस्ट से भी बात हुई, उन्होंने बताया जी कि वो निकाला तो था अस्पताल के लिए लेकिन लेकर नहीं गए किसी अस्पताल में, कुछ समझ नहीं आ रही और फिर उन्हें ट्रीट करके या कुछ उन्होंने बताया और फिर उन्हें वापस लेकर जेल में चले गए। कुछ लोग सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे थे इस बात का। ये जब बोझ आप पे पड़ेगा ना तब आपको पता चलेगा। ये जो मजाक उड़ाने वाले हैं ना, इनकी वाबस्तगी हो सकती है किसी और पॉलिटिकल पार्टी से या ये सनम जावेद से नफरत कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना और फिर अगले इलेक्शन में फजलुर रहमान साहब को फायदा दिया जाए, ये भी मुमकिन है। क्योंकि देखिए अगर इमरान खान साहब की अगर मकबूलियत को इस वक्त कम करने की कोशिश करनी, वो तो हो नहीं सकती, तो उनके मुकाबले में किसी और को अगर मकबूल बनाना है तो उसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जहां इतने सारे कड़वे घूंट पिए वहां ये एक और कड़वा घूंट भी पी लें। यानी जर्नैलों से खुफिया मुलाकातें इन्होंने की, जुल्म के ऊपर इन्होंने खामोशी इख्तियार की, रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पे काम किया, मखसूस नशस्तें इन्होंने कबूल की, आईनी तरमीम के अंदर इन्होंने बार बार सहूलतकारी की, फार्म 47 इन्होंने कबूल किए
और अब भी इक्तदार में हिस्से की लड़ाई है। जब इक्तदार में हिस्सा मिल गया तो फजलुर रहमान साहब खुश रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनकी असूली से ज्यादा वसूली की सियासत होती है, ये हम हमेशा देखते रहे। जावेद हाशमी साहब ने भी इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान साहब से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, ये जरा जावेद हाशमी साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी आप देख लें। उन्होंने कहा मेरी जब फजलुर रहमान से बातचीत हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो अभी उन्होंने तकरीर की है, उनकी जमात ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है। फजलुर रहमान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उनके वालिद से मेरा एक ताल्लुक था, कुरान सुनता रहा मैं उनके कदमों में बैठ के। तो मौलाना साहब ने बात तो सच की है, लेकिन प्रवीण शाकर का एक शेर याद आता है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कुछ अर्सा पहले मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि इलेक्शन से 15 महीने पहले, यानी 1.25 साल पहले, पाकिस्तान के मालिकों ने उनसे राब्ता किया था और इलेक्शन के नतायज का फैसला 15 महीने पहले कर लिया गया था। उस वक्त फजलुर रहमान साहब नहीं बोले। जब पाकिस्तान के मालिक या जर्नैल फजलुर रहमान साहब से राब्ता करके इलेक्शन से 15 महीने पहले ये बता रहे थे कि जनाब इलेक्शन के ये नतायज आने हैं, उस वक्त नहीं इन्होंने पोल खोला कि जनाब इलेक्शन तो पहले से ही रिग हो गया। लेकिन जावेद हाशमी साहब को वो ये बता रहे हैं बाद में। फिर फजलुर रहमान साहब की क्योंकि 15 सीटें बताई गई थी, वो 5 निकली बाद में, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसके साथ। फिर उन्होंने एक और बात की फजलुर रहमान साहब ने और महमूद अचकज़ई साहब ने बताई कि 50 अरब रुपए में असेंबली की नशिस्तें फरोख्त की गई हैं। तो इस तरीके से अगर 2 नंबरी हो रही है जो जावेद हाशमी साहब ने भी अब बेनकाब की है, तो अगर यही इलेक्शन करवाने हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी ना करवाएं, आपस में ही फैसला कर लें कि जिसको बिठाना है जिसको नहीं बिठाना। फजलुर रहमान साहब ने हमेशा यहूदी का कार्ड खेला, मजहब का कार्ड खेला अपने मुखालिफिन के खिलाफ। खास तौर पे इमरान खान को हमेशा यहूदी का एजेंट कहा फजलुर रहमान साहब ने। और यहाँ फजलुर रहमान साहब को उसी सूरत का सामना करना पड़ा जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रजा हयात हराज ने यह स्टेटमेंट दिया कि फजलुर रहमान ने रॉ और मूसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यानी जो इल्जामात फजलुर रहमान साहब दूसरों पे लगाते थे आज उनके अपने ऊपर लग रहे हैं। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है, फजलुर रहमान साहब इन मामलात से बड़े आराम से निकल जाएंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि कोई मुश्किल है, नहीं, ये फजलुर रहमान साहब थोड़े से हीरो बनेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनकलाबी हो गए हैं। लेकिन आप खातिर जमा रखिए, फजलुर रहमान साहब खुद एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो खुद एलीट क्लास हैं और वो खुद स्टेटस को हैं। वो स्टेटस को के बगैर नहीं रह सकते, वो हमेशा से स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं, वो आइंदा भी स्टेटस को का हिस्सा रहेंगे। फजलुर रहमान साहब कभी कोई ऐसी इनकलाबी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वो हमेशा के लिए आमने सामने आ जाए, ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत में आपको बता रहा, फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पे सबको बहुत गुस्सा है कि वो शोहदा की बात फजलुर रहमान ने की। लेकिन क्या फजलुर रहमान के उस जुमले ने शोहदा की ज्यादा तजलील की है, या जो शोहदा की लाशें इस वक्त 1 हफ्ते से बलूचिस्तान में सड़क पे पड़ी हुई हैं, वो ज्यादा तौहीन हुई है लाशों की? मुझे बताएं ना, शोहदा की बड़ी तौहीन कहां पे हुई? फजलुर रहमान के एक जुमले ने शोहदा की ज्यादा तौहीन की है, या 30 लाशें जो कोयटा में सड़कों पे रखी हुई हैं और वहां पे मुतासरीन बैठे हुए हैं पिछले 1 हफ्ते से, वो लाशें दफनाई नहीं जा रही, शोहदा की ज्यादा तौहीन वहां पे हो रही है? पहाड़ पे लाशें पड़ी हुई थी, उठाने के लिए कोई नहीं जा रहा था, वो शोहदा की तौहीन नहीं हो रही थी कि शोहदा की लाशें पहाड़ पे पड़ी हुई हैं, उठाने कोई नहीं जा रहा। फिर लोगों ने किराया करके वहां से ट्रक और पिकअप्स ये हासिल की, मजदूरों को लेकर गए, वहां से लाशें उठाकर अपनी मदद आपके तहत लेकर आए। वो शोहदा की तौहीन नहीं थी? तो बलूचिस्तान के शोहदा के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जो लोग रोजाना प्राइम टाइम के अंदर कई कई प्रोग्राम कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब के बारे में कि उन्होंने एक जुमला बोल दिया, वो लोग बलूचिस्तान में पड़ी हुई लाशों पे बात क्यों नहीं कर रहे? फजलुर रहमान को बाद में हीरो बना लेना भाई, वो जो कौम के हीरो जिनको दफन होना है उनकी पहले बात कर लो थोड़ी सी, कि उनकी लाशें पड़ी हुई है सड़कों के ऊपर, उनके बारे में बात ही कोई नहीं करता और बात करने को तैयार भी कोई नहीं है। अब ये बीबीसी की खबर के मुताबिक बलूचिस्तान हरनाई से 4 सिक्योरिटी एहलकारों की मजीद लाशें बरामद हो गई। लगता है लाशें उठाएंगे हम बलूचिस्तान में, कितनी तकलीफदेह बात है। ये 4 सिक्योरिटी एहलकार हैं जिनकी लाशें मजीद बरामद हो गई हैं और उनकी पहचान भी हो गई है। ये हरनाई का इलाका है, ये वही इलाका है, वहीं से करीब से ही मजीद लाशें बरामद हुई हैं। सीनियर एहलकार ने बताया कि 4 अफराद की लाशों को बरामदगी के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी शनाख्त हो गई है। और इनके बारे में बताया जा रहा है कि जुबैर अहमद और इनके दोस्त खलील अहमद को नामालूम अफराद ने 21 जून को कोयटा, जबकि रिटायर हवलदार मोहम्मद सादिक को 5 जुलाई को ज़ियारत और पुलिस के सिपाही फरीद अहमद को 5 या 6 जुलाई को जिला ज़ियारत के इलाके मांगी से अगवा किया था। और ये भी बताया गया कि इन अफराद को नामालूम मुसल्लह अफराद ने चंद रोज कबल हलाक करने के बाद उनकी लाशें जिला कोयटा से मुतसिल हरनाई के इलाके शोबान में फेंक दी थी
और यहीं पे पुलिस वालों को भी शहीद किया गया था यहाँ करीब ही।